Hello everyone, I am Kusum and welcome back to Faculty Channel. So today in this video we are going to talk about National Policy of Education जो 1968 में आपकी आई थी, जिसे पॉपुलरली हम बोलते हैं एज NPE 1968. Okay, so let's see what is there in this video. ओके एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली NPE 1968 आया क्यों और इसको किस कमीशन ने रिकमेंड करा था. नाउ जब थर्ड 5 ईयर प्लान एंड हुआ तो कोठारी कमीशन का सेटअप किया गया. कोठारी कमीशन को रिव्यू करने के लिए बोला गया था थर्ड 5 ईयर प्लान को कि क्या क्या उसमें चेंजेस ला सकते हैं, क्या उसका ओवरऑल 5 ईयर प्लान क्या हुआ है, कितना उसमें बेनिफिट हुआ है, क्या आउटपुट रहा है उसका. सो 1964 में कोठारी कमीशन का सेटअप किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1966 में सबमिट करी. ओके, नाउ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशन. तो जो भी रिकमेंडेशंस कोठारी कमीशन ने दिए थे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 उन्हीं के बेसिस पे था. ओके, तो इसमें क्या उन्होंने बोला गया, देखिए सबसे पहले क्या हो गया, 1967 में एक कमिटी बिठाई गई ऑफ एमपीज मीन्स जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सारी जितने भी पार्टीज थी जो गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड थी तो उनको बोला गया कि एक प्रिपेयर करें ड्राफ्ट. किसके ऊपर? एनपीई के ऊपर. इस ड्राफ्ट को किसने प्रिपेयर करा? इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर और एक्सेप्ट किया गया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे हम केब भी बोलते हैं. इन्होंने वो प्रिपेयर करा ड्राफ्ट और उसको एक्सेप्ट किया गया. उस टाइम पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन था, जो प्राइम मिनिस्टर कौन था एट द टाइम? इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम व्हेन 1968 का नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनाया गया था. अब देखते हैं इसके मेजर रिकमेंडेशंस क्या थे. नाउ रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 या फिर रेजोल्यूशंस भी इनको हम पॉपुलरली बोलते हैं. ओके, सबसे पहले देखते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑलमोस्ट हमेशा से ही हर एक नेशनल पॉलिसी में रहा है. यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो भी आर्टिकल 45 के अंडर आ रहे हैं उन सबको फुलफिल करना पड़ेगा और उन बच्चों को जो 14 ईयर्स तक की एज ग्रुप के हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है. ये था. इसमें मेन चीज़ क्या थी कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन जो स्कूल में है उसको रोका जाए, उसको रिड्यूस किया जाए. अब वेस्टेज और स्टैग्नेशन का मीनिंग क्या हुआ? देखिए, जब बच्चा कोई फेल हो जाता है तो अगर वो उसी क्लास में रह गया है तो दैट इज उसकी जो एक ईयर वो स्टैग्नेंट हो गया है, वो वहीं पर रुका हुआ है, स्टैग्नेंट. वेस्टेज कैसे? वो एक साल आगे जाता तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन वो फेल हो गया तो वो वेस्ट हो गया उसका पूरा ईयर, राइट. सो दिस इज कॉल्ड वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन योर एजुकेशन. तो ये बोला गया था कि बच्चों का इंश्योर करें कि सारे बच्चे जितने भी एनरोल हुए हैं स्कूल में वो पूरा वो जो प्रेस्क्राइब्ड कोर्स है, कब तक का प्रेस्क्राइब्ड कोर्स? कौन सा? 14 ईयर्स एज ग्रुप तक का. तो उसको वो कंप्लीट करके ही छोड़ें, मीन्स वो बीच में ना छोड़ें, राइट. Now, status, emoluments and education of teachers. टीचर्स यहाँ पर ना NPE 1968 में टीचर्स को बहुत ज़्यादा एक वेटेज मिला था. वेटेज मीन्स उसको ये बोला गया था कि टीचर्स ही हैं जो फ्यूचर बना रहे हैं, तो उनको उनकी क्वालिफिकेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे करना पड़ेगा आपको. अगर टीचर्स को आप प्रॉपरली पे नहीं करोगे, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी पे से, जितना वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी क्वालिफिकेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें दी गई हैं, तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे. देयरफॉर टीचर्स मस्ट बी पेड सेटिस्फैक्टरली. दूसरी चीज़, टीचर्स को इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी आपको रिसर्च करने के लिए, और ताकि वो उस रिसर्च को पब्लिश कर सकें. थर्डली, इन सर्विस टीचिंग कोर्सेज को भी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी आपको फॉर टीचर्स. डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस में क्या था? थर्ड पॉइंट इसका था दैट रीजनल लैंग्वेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द पीपल टू एक्सप्रेस देयर टैलेंट. दे कैन बेटर अंडरस्टैंड इन देयर ओन लैंग्वेज. कम हेजिटेशन होता है एक्सप्रेस करने में फीलिंग्स को, तो उनके लिए रीजनल लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई. यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को प्रेफरेंस मिली. क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? यहाँ क्या है कि सेकेंडरी स्टेज में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को, जिसमें हिंदी इंग्लिश तो है ही, इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, और हिंदी अलॉन्ग विद रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, ये दिया गया. इसमें
तीन जो लैंग्वेजेस हैं जिसमें हिंदी, संस्कृत और इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसमें पॉपुलरली इंग्लिश ही है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी पहले से, बिकॉज वी वर वेरी मच हैबिचुअल विद दिस लैंग्वेज। सो इन तीनों को बहुत प्रेफरेंस दी गई। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इसमें क्या है, कॉमन स्कूल स्टार्ट किए जाने चाहिए, सबको एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड का एजुकेशन मिलनी चाहिए। एडमिशन क्या होंगे, मेरिट बेसिस पे होंगे, बट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरिट बेसिस पे, मेरिट लिस्ट में आप एडमिशन दोगे, लेकिन माइनॉरिटीज को जो आर्टिकल 30 के अंडर, ये आपका फंडामेंटल राइट होता है, यू पीपल शुड नो दिस, ये आपका फंडामेंटल राइट है जिसमें माइनॉरिटीज को एजुकेशनल प्रोटेक्शन दी गई है, वो भी फुलफिल होना चाहिए। गर्ल एजुकेशन को एनकरेज करेंगे, राइट। एफर्ट्स जो भी हैं आपको डालने पड़ेंगे कि बैकवर्ड क्लासेस जितनी भी हैं, स्पेशली अमंग द ट्राइबल पीपल, उनको एनहांस किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए। स्पेशल एम्फेसिस दिया गया, देखिए यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस को स्पेशली, राइट, और स्पेशल एम्फेसिस शुड बी मेड ऑन फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। आप ये नहीं बोल सकते हो कि बच्चा फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्ड है तो हम उनको नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, नो, यहाँ पर उनको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी रेगुलर स्कूल में पढ़ने के लिए जितने नॉर्मल बच्चों को दी जाती है, राइट। तो ये आपका इक्वलाइजेशन हो गया एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। यहाँ पर क्या है, जितने भी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं उनको उनकी जो अपनी फील्ड में एक्सीलेंट है उनको रिक्रूट करें आप एजुकेशन में। देन है वर्क एक्सपीरियंस इन नेशनल सर्विस। यहाँ पर कुछ सेवरल प्रोग्राम्स शुड बी इंक्रीज सो दैट द स्कूल ऑफ द कम्युनिटी वर्क इन म्यूचुअल सर्विस एंड सपोर्ट। कुछ प्रोग्राम्स आप इंक्रीज करें जिसमें कि स्कूल किस तरह से कम्युनिटी के वर्क में किस तरह सपोर्ट कर सकता है कम्युनिटी को, वो बताया जाए। वर्क एक्सपीरियंस इन नेशनल सर्विस मिले थ्रू प्रॉपर एजुकेशन शुड बी इंक्रीज्ड, और एम्फोसिस दिया जाना चाहिए इन प्रोग्राम्स को जिससे कि वो सेल्फ हेल्प, अपनी खुद की हेल्प, अपना कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। मीन्स आप इस तरह से देखना है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सोशली कैसे सेंसिटिव हों। मीन्स ऐसे नहीं कि पढ़ लिख गए और लेकिन उनको कोई मॉरल एजुकेशन नहीं दी गई है, तो वो किस तरह से कम्युनिटी को हेल्प करेंगे थ्रू देयर एजुकेशन, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। देन था आपका साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ साइंस एजुकेशन और रिसर्च को एनहांस करना पड़ेगा जिसमें कि किस चीज़ को माइंड में रख के, एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। देखिए अगर कोई भी कंट्री एजुकेशन में इतना खर्चा कर रहा है, एनी कंट्री यू टेक इट, व्हाई दे आर डूइंग so much, I mean they are doing so much expenditure in the country, in the education system. Why? Because they want a man power. आगे जाके यही बच्चे जो पढ़ लिख जाएंगे वो नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, तो वो कैसे बढ़ाएंगे? थ्रू गुड जॉब्स, राइट। तो साइंस एजुकेशन और रिसर्च को एनहांस करना पड़ेगा, साइंस और मैथमेटिक्स को इंटीग्रल पार्ट बनाना पड़ेगा जनरल एजुकेशन का इन स्कूल स्टेज। फिर आता है आपका एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर यह बोला गया कि हर एक देयर शुड बी एटलीस्ट वन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी ही चाहिए, एज फार एज पॉसिबल एज सिंगल कैंपस यूनिवर्सिटीज। जब भी नेसेसरी हो, मे हैव कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस ऑन डिफरेंट कैंपसेस ऑल्सो। उससे रिलेटेड अलग अलग कॉलेजेस भी आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देन टेक्निकल एजुकेशन, राइट, टेक्निकल एजुकेशन जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए इंडस्ट्री में, शुड बी कंपलसरी, एंड देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन फॉर बेटर हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मीन्स जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है वो आप उस तरह से पढ़ाएंगे जो इंडस्ट्री में नीडेड है, उन दोनों के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी तो आगे हेल्पफुल होगा। ऐसे नहीं है ना कि सोसाइटी को कुछ और चाहिए, इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए और आप उनको कुछ और ही पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूट में, राइट। यू नीड टू कोऑपरेट विद द इंडस्ट्री, यू नीड टू कोऑपरेट विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी व्हेन यू आर टीचिंग इन एनी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तब था आपका प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। अच्छी क्वालिटी बुक्स की, क्वालिटी ऑफ बुक्स शुड बी इम्प्रूव्ड। जो बुक्स की क्वालिटी वो इम्प्रूव करनी चाहिए। कैसे इम्प्रूव करोगे आप? बाय रिक्रूटिंग द बेस्ट टैलेंट, बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट सैलरीज और पेमेंट्स। उनको अच्छी सैलरीज देके और अच्छा पेमेंट देके। हाई क्वालिटी बुक्स पब्लिश की जानी चाहिए फॉर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, और प्राइस शुड बी अफोर्डेबल। इतना महंगा भी आप उस प्राइस को नहीं रखेंगे कि स्टूडेंट उसे परचेज ही ना कर पाए। अगर आप ध्यान देंगे तो 1968 के टाइम पे ऑलरेडी जो हमारा
इकोनॉमी था वो बहुत ज़्यादा जियोपार्डी में था, दैट मीन्स बहुत हिला हुआ था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी दैट पीपल वर एक्चुअली नॉट गेटिंग इनफ ऑफ फूड, तो वो पढ़ाई में कैसे खर्च करें, आई मीन बुक्स खरीदने में। देयरफॉर इट वाज दैट बुक्स जो भी पब्लिश होंगी एक तो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए बट अफोर्डेबल प्राइसेस में होनी चाहिए कि हर एक स्टूडेंट उसको खरीद सके। दैट मीन्स इट शुड बी published on no profit and no loss theory. Clear? Examinations में क्या हो जाएगा, reforms should be implemented for better and continuous assessment of the students. और क्यों, क्योंकि इससे की डेवलप हो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ द एग्जामिनेशंस ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने कंडक्ट करवा दिया, चलो आज ओरल ले लिए इसका एग्जामिनेशन हो गया। नो, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए एग्जामिनेशन का भी, जिससे कि उसका जो रिजल्ट है उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बढ़े। ओके, then the secondary education, now this was very important because quality of secondary education should be enhanced and facilities for technical and vocational education should be increased at this stage. अब इस स्टेज में क्या हो गया, एक तो देखिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो है, उसके साथ साथ बच्चों को टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए ये चीज़, बिकॉज क्लास 12 पास करके बच्चा जब बाहर निकलता है, स्कूल से पास आउट होता है, तो कई ऐसी फैमिलीज होती हैं जो आगे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो अगर आप उनको स्कूल सेकेंडरी लेवल पे ही अगर आप उनको इस तरह से डेवलप, इस तरह की टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन दे दो कि वो जब स्कूल से पास आउट हो तो आगे जाके उनको कोई जॉब ढूंढने में कोई डिफिकल्टी ना हो। अब इससे क्या होगा, कंट्री का अगेन मैन पावर बढ़ेगा, अगेन इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, राइट। देन सेकेंडरी stages facilities for technical and vocational education should be suitably diversified to cover a large number of fields. क्या क्या होने चाहिए उसमें टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन में इंक्लूडेड, एग्रीकल्चर हो गया आपका, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, होम मैनेजमेंट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड सेक्रेटेरियल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। मीन्स ये सब एक तरह से इन सब चीज़ों को कवर करे आपका वो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन। देन कम्स योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब देखो ये वाला जो एजुकेशन है इसमें क्या बोला गया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, कि हर एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रॉपर लेबोरेटरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए और जो भी अदर फैसिलिटीज़ हैं जिससे कि स्टाफ की स्ट्रेंथ बढ़ सके। देखिए एक पढ़ाने को हर कोई बुक से भी पढ़ा रहा है, थ्योरी भी पढ़ा रहा है, लेकिन जब तक वो उस बच्चा उसको प्रैक्टिकल नहीं करेगा, उसको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे लाइब्रेरी से, तो वो कैसे आगे अपनी नॉलेज को एनहांस करेगा। देयरफॉर ये एक तरह से स्ट्रेंथ होता है स्टाफ का, बच्चों को पढ़ाने में, उनको चीज़ों को समझाने में इन एक्चुअली यूनिवर्सिटी लेवल। न्यू यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी कंट्री में ओनली व्हेन सूटेबल फंडिंग इज देयर टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। तो फंडिंग कहाँ से होती है, यू ऑल पीपल नो, यूनिवर्सिटी की फंडिंग यूजीसी से होती है, राइट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। पोस्ट ग्रेजुएशन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन स्पेशल अटेंशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, और प्रॉपर रिसर्च सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड प्रॉपर फंडिंग शुड बी गिवन। रिसर्च नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, राइट, क्योंकि हमें नहीं पता है सोसाइटी को क्या चीज़ें चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट में क्या नीड है उस चीज़ की। तो रिसर्च के थ्रू ही हमें वो प्रॉब्लम में जाएंगे, उसके रूट कॉज से में जा सकते हैं और उससे रिलेटेड हम उसको किस तरह से प्रॉपर हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे से बाहर आ सकते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा, थ्रू प्रॉपर रिसर्च। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज में जैसे आपके पार्ट टाइम कोर्सेज हो गए, डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज हो गए, इनको एनकरेज करें ऑन लार्ज स्केल, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी लेवल में। दीज काइंड्स ऑफ कोर्सेज शुड ऑल्सो बी एनकरेज्ड फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड अदर वर्कर्स टू। तो ये आपका सिर्फ ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी स्टेज में होगा, बट सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स हो गए, एग्रीकल्चर फील्ड, इंडस्ट्रियल, इन सब में पार्ट टाइम में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज एनकरेज किए जाने चाहिए। फिर these courses should get the same status as regular and full time education, as the same status as full time education। अब आप ये नहीं, अगर आप ये बोलें कि पार्ट टाइम कोर्स करा रहे हो लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो कोई करेगा नहीं, करेगा कोई, राइट। इसीलिए ये बोला गया कि
जो स्टेटस फुल टाइम एजुकेशन को दिया गया है वही स्टेटस कॉरेस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम को भी दिया जाएगा। जैसे अगर आप देखें कोई भी गवर्नमेंट के फॉर्म्स आते हैं, इस पे आप यूपीएससी का ले लो, स्टेट का कोई लेक्चरर, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, तो वहाँ पर ये नहीं बोला जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि फुल टाइम एजुकेशन कर रखी है या नहीं, वहाँ पार्ट टाइम को भी उतनी ही प्रेफरेंस दी जाती है जितनी फुल टाइम एजुकेशन कोर्स को दी जाती है। क्लियर? नाउ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, यहाँ पर लिटरेसी को किस तरह से स्प्रेड किया जाए उसके लिए प्रोग्राम्स और कैंपेन्स चलाए गए, उसको इंक्रीज करने के लिए। ये ही नहीं बट एडल्ट एजुकेशन देने, मीन्स एडल्ट्स को भी पढ़ाना पड़ेगा आपको, राइट? क्योंकि यहाँ पर ये था कि हर एक हम किस तरह से 100% लिटरेसी रेट रखें अपने कंट्री का। तो यहाँ पर मेन फोकस दिया गया लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने में, किसके थ्रू? लिटरेसी प्रोग्राम्स, कैंपेन्स के थ्रू, और एडल्ट्स को भी एजुकेट करने के लिए। इसके लिए वेरियस गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स, टीचर्स एक्सेट्रा शुड पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ कैंपेन्स। तो ये कैसे होगा? गवर्नमेंट की तरफ से भी, और एनजीओज हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। ये जाएंगे जगह जगह, वहाँ पर लोगों को एजुकेट करेंगे, कैंपेन्स, प्रोग्राम्स चलाएंगे, सो दैट हर एक उसके तरफ अट्रैक्ट हो, एजुकेशन की तरफ, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। नाउ एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, यहाँ पर क्या हुआ? हर काइंड का एफर्ट शुड बी मेड, एवरी काइंड ऑफ एफर्ट शुड बी मेड टू protect the rights of minorities and to encourage their educational interests as recommended in the statement that was issued by, कब किया गया था वो इशू स्टेटमेंट? कॉन्फ्रेंस थी जब चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की, जो अगस्त 61 में हुई थी। यहाँ पर ये बोला गया था कि माइनॉरिटीज़ को भी पूरे राइट मिलने चाहिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एज टू एनकरेज देयर एजुकेशनल इंटरेस्ट। फिर था एजुकेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है कि 10+2+3 पैटर्न एजुकेशन का किस कमीशन ने दिया था? तो यहाँ आपका कोठारी कमीशन आंसर आ जाएगा, राइट? इन्होंने ये रिकमेंड करा था कि 10+2+3 पैटर्न को अडॉप्ट करें। 10+2+3 मीन्स 10 तो हो गया अप टू क्लास 10, राइट? +2 हो गया आपका, यू ऑल नो, क्लास 12, राइट? 10+2 12 हो गया, एंड +3 आपके हो गए ग्रेजुएशन के, ओके, ग्रेजुएशन लेवल के +3 ईयर्स हो गए। तो 10+2+3 आपका ये हो गया। आफ्टर एवरी 5 years गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो रिव्यू द प्रोग्रेस मेड एंड ऑल्सो सेट न्यू गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर। फिर आता है आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर ये बोला गया कि सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन इज नॉट दैट, सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक फिजिकल फिटनेस बच्चे की, और उसके अंदर वो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जो होती है वो सब में होनी चाहिए। वो उसमें स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो एवरेज स्टूडेंट में भी हो सकती है, राइट? गुड स्टूडेंट्स में तो है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स में भी हो सकती है। कई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लेकिन स्पोर्ट्स में लेते हैं, तो क्या हम उन्हें डिप्राइव कर देंगे एजुकेशन से? नो। अगर स्कूल में बच्चे एजुकेशन इतना एकेडमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है बट स्पोर्ट्स और गेम्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वी शुड एनकरेज देम ऑल्सो। तो यहाँ पर इसके लिए क्या किया गया है? प्रॉपर प्लेग्राउंड्स और अलग और भी तरह की जो भी फैसिलिटीज़ थी वो डेवलप की जाए ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ओके? So this was all the recommendations which were being given by your NP in 1968, and I hope you liked the video. So if you have liked it, please do like, comment and share the video, and those who are new to my channel, they can press the notification bell so that whenever we bring any new video or upload any new video, you can get notified. So yes, thank you so much, and take care everyone. Bye.